सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू 5 AM सीरीज़ के अंदर। एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एडवांस करंट अफेयर्स के हैं, प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से, वो इस सीरीज़ के अंदर आपकी कवर होती है। तो अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सौरभ पांडे CSE ऐप को डाउनलोड ज़रूर से करें और सौरभ पांडे UPSC यूट्यूब चैनल पर को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। आज के जो भी टॉपिक्स हैं उनको एक एक करके जो है डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस ईच ऑफ द टॉपिक। सारे जितने भी टॉपिक्स हैं इनको डिस्कस करते हैं। देखो, जितने भी ये टॉपिक्स आप देख रहे हो, सारे के सारे टॉपिक्स का को लिया गया है डिफरेंट आपके जो न्यूज़पेपर ही हैं, सोर्सेस हैं, अलग अलग जो सोर्सेस हैं जो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से आपको कवर करना है। बट अगर आप खुद से अकेले करोगे तो आपके लिए इतना आसान नहीं होगा इन चीज़ों को कवर कर पाना। तो शुरू करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक। पहला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक है, ये है अबाउट द स्टेटमेंट अबाउट द एशिया पैसिफिक कोऑपरेशन। शॉर्ट में इसको एपेक बोला जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज एपेक। तो ये रीजनल इकोनॉमिक फोरम है, इट्स अ रीजनल इकोनॉमिक फोरम, जो कि इकोनॉमिक मतलब आर्थिक लेवल पे। तो ये क्या है, रीजनल इकोनॉमिक जो है फोरम है, और इसमें 21 मेंबर हैं, और इसमें भारत इसका हिस्सा नहीं है, इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ इट। इसका एम क्या है कि एशिया और पैसिफिक का जो एक इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे पे निर्भरता जो है, तो उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है लोगों के बेहतरी के लिए, और किस तरीके से आर्थिक लेवल पे इंटीग्रेशन किया जा सकता है। तो देखो, ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। अगर आपसे पूछे हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो 2 करेक्ट है, तो आंसर 2 होगा। अगर आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो यहाँ पे आंसर 1 और 3 होगा। ये ध्यान में रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझें। अब देखो, इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें कई सारे देश इसका हिस्सा भी हैं। जैसे कई देश इसका आपका हिस्सा हैं, जैसे इस ग्रुपिंग के अंदर जैसे आपके कई सारे देश हैं, जिसमें इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, ब्रुनाई भी है, हांगकांग भी है, इसको आप लिखते जाओ। एंड न्यूजीलैंड भी है, पपुआ एंड न्यू गिनिया भी है। उसके बाद फिलीपींस भी है। फिलीपींस के बाद इसमें इंडोनेशिया भी है। इंडिया इसका हिस्सा नहीं है, ध्यान में रखना है। चाइना भी है, चाइना इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। जापान भी है, जापान इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया के बाद रशिया है, रशिया इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। कनाडा है आपके पास, फिर US है, उसके बाद मैक्सिको है, मैक्सिको भी है, उसके बाद पेरू है, उसके बाद चिले है, ये सब देश हैं। मलेशिया है, मलेशिया भी इसका हिस्सा है, मलेशिया। एंड वियतनाम है, वियतनाम इसका हिस्सा है। उसका सिंगापुर है, सिंगापुर करके ये भी है। उसका थाईलैंड भी है, थाईलैंड इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। एंड फिर आपका चाइनीज़ मतलब ताइपाई, दैट इज़ ताइवान भी इसका हिस्सा है, ठीक है, ताइवान। तो ये सब ये जो है इनके हिस्से हैं, दे आर पार्ट ऑफ इट, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे जो है आपका इसका हिस्सा है। और एपेक की अगर बात करें, तो अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो विश्व की इकोनॉमी में लगभग 62% ऑफ द ग्लोबल GDP, ग्लोबल जो GDP है 62%, और हाफ ऑफ ग्लोबल हाफ ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, हाफ ऑफ विश्व का जो आधा ट्रेड है वो इन्हीं के बीच में होता है, इसी रीजन के अंदर होता है। तो हाफ ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, ये फैक्ट आपको याद रखना है। एंड यहाँ पे जनरली मतलब वी कैन से कि 21 देश हैं और इंडिया इसका हिस्सा नहीं है, इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ इट। तो यहाँ पे देखेंगे तो आंसर ये है, वाई इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ एपेक, एपेक का हिस्सा भारत आखिर क्यों नहीं है। तो इसमें देखो, although many members have been in favor of inclusion in India, but some even oppose the idea, citing the economic reforms which took place in the country and claiming that it has protectionist instinct। मतलब कई देश चाहते हैं कि भारत इसका हिस्सा हो, बट ये कहा जाता है कि भारत जो है वो एक प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी रखता है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी? मतलब जैसे मान लो कोई देश है, इंडिया ही है, तो इसमें ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने क्या किया है, इनके अकॉर्डिंग एज पर देम, कि इंडिया ने कई सारे, जैसे मान लो कोई भी प्रोडक्ट भारत में आएगा तो उसमें कई प्रकार के जो टैक्सेस हैं और वो लगा रखे हैं, कई प्रकार के बैरियर्स हैं वो लगा रखे हैं, मतलब बाहरी जो प्रोडक्ट हैं वो इंडियन इकोनॉमी तक रीच ना करें। तो अगर ऐसा अप्रोच है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी बोलते हैं। जैसे मान लो आत्मनिर्भरता की तरफ अगर आप जा रहे हो, मतलब आप सेल्फ रिलायंट की तरफ जा रहे हो, तो आपका जो फोकस है वो आपका किसकी तरफ फोकस होगा, द फोकस विल बी ऑन कि हम अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को आगे कैसे बढ़ाते हैं, रादर देन द फोकस विल बी कि कोई देश आके हमारे देश में अपने प्रोडक्ट को सेल करे। तो ये एक रीज़न है कि भारत में प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी की वजह से, मतलब ये थॉट प्रोसेस है कि हम नहीं अलाउ कर रहे हैं।
इसके बाद मेंबरशिप फ्रीज विच केम इनटू फोर्स इन 1997 बट वाज नॉट एक्सटेंडेड इन 2012। तो मेंबरशिप फ्रीज है कि अभी कोई मेंबर ऐड नहीं होंगे, तो ये भी एक फैक्टर है। तो ओनली टू सपोज है ना, तो यहाँ पे ओनली टू मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं। एंड इफ़ अच्छा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही, तो आप कह सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो दोनों ही सही हैं, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है, तो ये हमारे बिरसा मुंडा है, अगर आप फोटो देखें तो इनके ऊपर है। तो नवंबर 16 लिखा है, तो नवंबर 15 जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, ट्राइबल प्राइड डे। और ये हमारे जो बिरसा मुंडा हैं उनके जो एक इम्पॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, तो उनके ऑनर में उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में भी मनाया जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे आपके सही हैं, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इनका जो जन्म हुआ था, अगर आप देखें तो इनका जो जन्म हुआ था वो आपका हुआ था 1875 में जन्म हुआ था, बॉर्न इन 1875। और बिरसा मुंडा जो है इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था ब्रिटिश रूल के खिलाफ, एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले किया था। एंड आप कह सकते हैं एंड मतलब जैसे एक रीज़न भी था, कुछ ये मतलब इलाके थे जहाँ पे मुंडा बेल्ट शब्द उनके लिए इस्तेमाल करते थे, जिसमें जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ है उसके खिलाफ इन्होंने एक मूवमेंट जो है वो रन किया था। एंड 2021 में मतलब जो इनका कंट्रीब्यूशन है उसको देखते हुए 2021 के अंदर नवंबर 15 को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की बात की गई। तो ये अच्छी चीज़ होती है। इससे देखो, इस सबसे अच्छी बात क्या होती है कि ऐसे जो कदम होते हैं इससे जो डिफरेंट कंट्रीब्यूशन है डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज हम कर पाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छे आप कह सकते हैं कि एक जो है डेवलपमेंट आपका बनता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, देखते हैं। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू इंडो पैसिफिक IPEF कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। IPEF से रिलेटेड कुछ बातें इसमें बोली गई हैं। तो ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसमें 14 देश हैं जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US, जापान, फिजी, कोरिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और थाईलैंड जो है इसका हिस्सा है। उसके बाद ये 40% ग्लोबल GDP और अबाउट थर्ड ऑफ द ग्लोबल गुड्स एंड सर्विस ट्रेड। और इसमें 2 मेजर पिलर्स हैं। तो देखो 2 तो पिलर्स नहीं है, तो यहाँ 2 पिलर्स नहीं, तो यहाँ 2 पिलर्स नहीं है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो देखो ये एक प्रकार का क्या है, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें 14 देश हैं, जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। ये फैक्ट तो आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज़ आपको देखना है कि इसमें जो आपके जो पिलर्स हैं वो पिलर्स बेसिकली 4 मेजर पिलर्स हैं, ठीक है, 4 मेजर पिलर्स है। एक पिलर जो है वो आपका क्या है, वो एक जो मेजर पिलर है वो ट्रेड है, एक सप्लाई चेन है, क्लीन एनर्जी, डिकार्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक टैक्स और एंटी करप्शन है। तो ये जो पिलर्स हैं इसमें इंडिया, जैसे मान लो खासतौर से इंडिया इस पिलर पे थोड़ा एग्री नहीं करता है, जैसे ये जो आपका है डिजिटल ट्रेड और एनवायरनमेंट और ये सब जो है, क्योंकि इसमें जो डेवलप्ड US जैसे देश को काफ़ी बेनिफिट हो सकता है, तो इंडिया इस चीज़ पे थोड़ा सा अपना रिजर्व नेचर रखता है। लेकिन ट्रेड, सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी, तो ये 4 ऐसे मेजर पिलर्स हैं इस फ्रेमवर्क के। दीज आर द 4 मेजर पिलर्स ऑफ दिस फ्रेमवर्क। तो अब यहाँ पे लिखा है कि 2 ही मेजर पिलर्स हैं, तो अपने आप गलत हो गया। तो पहला 2 स्टेटमेंट सही था, आंसर ओनली 2 होगा। देखो यहाँ लिखा हाउ मेनी और विच ऑफ द फॉलोइंग में थोड़ा अंतर ध्यान रखना, ठीक है। सेशन लाइव देख रहे हैं, लाइक बटन जरूर से प्रेस करें। मंडे टू सैटरडे आपका सेशन ये होगा। हिंदू का सेशन आपको 9 बजे तक मिल जाएगा। अगर आप इन दोनों सेशंस को अच्छे से कवर करोगे फिर आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विथ रेफरेंस टू MSCI मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल, इससे रिलेटेड है। MSCI प्रोवाइड्स इन्वेस्टमेंट डेटा एनालिटिक्स सर्विस टू इन्वेस्टर्स। MSCI was founded when Morgan Stanley bought the licensing rights to the international data in 1986. The firm is perhaps the best known for its series of stock index, which are used by many mutual funds and ETF as a benchmark. तो extended trade facility. तो देखो इसमें सारे ही स्टेटमेंट आपके, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे जो MSCI है, तो जनरली क्या है कि जैसे आप कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, जैसे आप मूवी देखने जाओगे तो क्या होता है, मूवी में आप देखोगे ना किसको कितनी रेटिंग मिली है,
तो इसी तरीके से कोई इन्वेस्ट भी करना चाह रहा तो वो डेटा जो चाहिए तो वो ये इसके द्वारा स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल के द्वारा प्रोवाइड भी किया जाता है। एंड ये फॉर्म किया गया था जब मॉर्गन स्टैनले ने जो लाइसेंस ब्रॉड किया 1986 को, और ख़ास तौर से जो डिफरेंट स्टॉक से रिलेटेड जो स्टॉक एक्सचेंज है उनसे रिलेटेड कई सारे जो इंडेक्स आपके पब्लिश किए जाते हैं, तो उसके मतलब उसमें इसका काफ़ी अधिक नाम है, जो डिफरेंट स्टॉक इंडेक्सेस आते हैं। तो ये यहाँ पे देखोगे तो तीनों ही इसके जो है वो सही हैं। अब यहाँ पे एक टर्म है फ्री फ्लोट शब्द यूज्ड है। फ्री फ्लोट इज़ द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग और फ्लोटिंग शेयर विच इज़ अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग इन द मार्केट। ठीक है, ये टर्म में आप यूज़ करना, क्योंकि जब भी मॉर्गन स्टैनले कैपिटल ये शब्द का इस्तेमाल होता है मतलब इस टॉपिक पे, तो ये फ्री फ्लोट शब्द भी यूज़ होता है। तो फ्री फ्लोट बेसिकली ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। ऐसे आप कह सकते हैं कि शेयर्स जो कि अवेलेबल हैं ट्रेडिंग के लिए, मार्केट में ट्रेडिंग के लिए जो शेयर्स अवेलेबल हैं, तो ये फ्री फ्लोट्स के कंसिडरेशन में आते हैं। जैसे मान लो BSE जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये फ्री फ्लोट मार्केट का इस्तेमाल करते हैं टू कैलकुलेट देयर बेंचमार्क इंडेक्सेस। मतलब कि जैसे मान लो कोई शेयर है वो कितना आपको बिक ही नहीं रहा है, तो मार्केट में सारे शेयर्स अवेलेबल हैं, कौन कितना बिक गया, उस बेसिस में लोग इंडेक्स भी प्रिपेयर करते हैं। तो जो इंडेक्स बनता है उसमें फ्री फ्लोट का एक कंसेप्ट आपका रहता है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज अबाउट द नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज, द डिजिटल हेल्थ क्लेम platform developed by National Health Authority. HCX will serve as a gateway for exchanging claim related information among various stakeholders in the healthcare and health insurance ecosystem. HCX will help to improve the timeliness of the payment by providing payers with single consolidated view of all claims. तो यहाँ पे करेक्ट आपको बताना, देखो सिंपल सी बात है, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज नाम से ही पता चलता है। जैसे मान लो कई बार इंश्योरेंस करते हैं और फिर उसमें हेल्थ क्लेम्स होते हैं, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा डेवलप किया गया है। एंड जो भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड विथ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो क्लेम हेल्थ क्लेम से रिलेटेड है, तो वो सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है इसके माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे डिफरेंट इंश्योरेंस इकोसिस्टम है, अलग अलग लेवल पे पॉलिसी ना हो, और जो भी हेल्थ क्लेम्स हैं वो सेटल हो, और ये सारी इन्फॉर्मेशन सारा कुछ इसके माध्यम से मिल सकता है। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प टू इम्प्रूव टाइमलीनेस ऑफ द पेमेंट बाय प्रोवाइडिंग प्लेयर्स विद अ सिंगल कंसोलिडेटेड व्यू ऑफ द ऑल क्लेम्स। तो पेमेंट भी है कि जैसे जिसका भी हेल्थ क्लेम है वो डिले ना हो, तो पेमेंट भी टाइमली हो सके, तो वो भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंश्योर आपका किया जाता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अडल्ट्री। तो until 2018 the IPC contained section 497 which defined adultery as a criminal offence that attracted up to 2 years, लिखा तो ये 5 years है in prison or 5 or both. ओनली वुमेन नहीं, मैन कुड बी पनिश्ड अंडर द ये, तो ये दोनों ही गलत है। ठीक है, रिसेंटली पार्लियामेंट कमेटी ने ये कहा है कि जेंडर इक्वालिटी, जब हम एडल्ट्री की बात करते हैं तो जेंडर इक्वालिटी पार्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए, मतलब मैन हो या वुमेन अगर कोई इन्वॉल्व होता है तो उन्हें इक्वल सजा जो है वो मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर ओनली 1 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियाज़ इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है, तो 9th एडिशन जो इसका हुआ था ये फरीदाबाद में हुआ था, इसमें लिखा न्यू दिल्ली में। थीम जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। ठीक है, ये आपका है, ये इसका थीम है, रखा गया है। और तीसरा स्टेटमेंट है, दैट इज़ द थर्ड स्टेटमेंट इज़ कि इज़ डेडिकेटेड टुवर्ड्स फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है कि ये न्यू दिल्ली में हुआ था, तो फरीदाबाद में आपका हुआ था, इट वॉज देयर इन फरीदाबाद। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत, 2 सही है, तो आंसर इसका ओनली 2 होगा। यहाँ हाउ मैनी लिखा है, सपोज करें यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग लिखा होता तो इसका आंसर होता 2 and 3। ठीक है, तो ये थोड़े से डिफरेंस ध्यान में रखने हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, और कोशिश करें इन सब चीज़ों को पढ़ें, रिवाइज करें, बहुत आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। और डेली बेसिस में कोशिश करें कि आप रेगुलर बेसिस में इन क्लासेस अटेंड करें, सीरियसली इस सीरीज़ को लें, क्योंकि एडवांस करंट अफेयर्स कवर करना इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और एडवांस करंट अफेयर्स की जो टेस्ट सीरीज़ है उसका हिस्सा भी आप जरूर से बने। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।